नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल की पाठशाला में। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार का है। आपको वीडियो को पॉज करना है, उस क्वेश्चन का हल करना है और मिलान करना है और अंत में देखने हैं कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो राइट हुए। आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कुल 10 क्वेश्चनों के बारे में, जिनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि 1023 में हमें शून्य का स्थानीय मान बताना है। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास है स्थानीय मान बताना है, यानी कि इसकी जो है प्लेस वैल्यू हमें जो है वो बतानी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चीज़ का पता होना चाहिए, वो क्या चीज़ है, वो है स्थानीय मान। आके हम किसे कहते हैं, ठीक है, यानी कि ऐसी संख्या है हमारे पास जो है 1023। ठीक है, और हमें शून्य का स्थानीय मान पूछा है। इसका मतलब ये तो है इकाई के स्थान पे, ये है दहाई के स्थान पे। देखिए, ये जो है हमारे पास इकाई के स्थान पे है, ये हमारे पास दहाई के स्थान पे है, ये हमारे पास सैकड़ा के स्थान पे है ना, और ये हमारे पास हजार के स्थान पे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब ऐसा क्यों कहा है हमने कि प्रत्येक संख्या अगर इकाई के स्थान पे है तो उसको 3 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दहाई के स्थान पे है उसको 2 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। दहाई के लिए 10 से कर दिया, सैकड़ा के स्थान पे है तो उस संख्या को हम सैकड़ा से गुणा कर देंगे, अगर हजार के स्थान पे है तो उस संख्या को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो आ गया 1000। ठीक है, अब अगर हमें एक का स्थानीय मान पूछता तो वो हो जाता 1000, जैसा कि ऑप्शन में हमारे पास मौजूद है। जीरो के लिए कोई भी संख्या को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो शून्य हो जाएगी, है ना। दो का अगर स्थानीय मान पूछता तो वो हो जाता हमारे पास 20, और अगर 3 का स्थानीय मान पूछता तो वो हो जाता 3। तो इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, जो कि है 0। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आप देख लीजिए, मिलान कर लीजिए किस किस का ये क्वेश्चन सही है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा भी हमारे पास है स्थानीय मान से ही रिलेटेड है, लेकिन इस बार इसने 8 का स्थानीय मान पूछा है, यानी कि प्लेस वैल्यू 8 की, ये जो है वो प्लेस वैल्यू है, यानी कि 8 की हमें प्लेस वैल्यू बतानी है क्या होगी। इस बार देखिए ये क्या हो चुका है ना। 5 है, 7, 4, 8, 7 और 3 इस प्रकार का है। तो ये जो है वो इकाई के स्थान पे आ रहा है, इसका मतलब है कि 3 इंटू 1 हो जाएगा। ये जो है वो दहाई के स्थान पे है, इसका मतलब है कि 7 इंटू 10 हो जाएगा। ये हमारे पास सैकड़ा के स्थान पे है तो 8 इंटू 100 हो जाएगा हमारे पास। ये हजार के स्थान पे है तो इसका मतलब है कि 4 इंटू 1000 हो जाएगा। ये 10,000 पे है तो 7 इंटू 10,000 हो जाएगा हमारे पास, है ना, 10,000 हो जाएगा। और ये जो है वो 1,00,000 के, इसका मतलब है कि 10,000 के बाद में एक जीरो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जिस संख्या से गुणा करने पे जो मान आता है वो हमारे पास मान हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे इसका मान हो जाएगा 800। तो 800 इसका जो हो जाएगा वो स्थानीय मान हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। अगर इसने इसके साथ साथ जातीय मान भी पूछता तो जातीय मान हम जानते हैं, जातीय मान क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, कि संख्या का स्वयं का मान, यानी कि कोई स्थान पे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू ही स्थानीय मान कहलाती है। तो इसके लिए स्थानीय मान हो जाता है हमारे पास 8, है ना। कोई भी संख्या का अगर जातीय मान हो तो जातीय मान देखें तो जातीय मान 3 का 3 ही रहेगा, 7 का 7 रहेगा, 8 का 8 रहेगा, 4 का 4 रहेगा, 7 का 7 रहेगा और 5 का 5 रहेगा। अगर हमें यहाँ पे पूछता स्थानीय मान पूछा है, इसका मतलब है कि 8 किस स्थान पे आ रहा है, वो है सैकड़ा के स्थान पे। इसका मतलब है कि उसका जो स्थानीय मान है वो हो गया 800। चलिए इसी प्रकार हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम करते हैं वो देखना है हमें। सबसे पहले हमें 90,099 को निम्नलिखित में किस रूप में हम लिख सकते हैं, ये चीज हमें बतानी है। ठीक है, चलिए इसमें हम टुकड़ों के रूप में लेते हुए चलेंगे, यानी कि सबसे पहले हमें पूछा है 90,000, इसका मतलब है कि ये जो है वो 90,000 तक जा रहा है। इसका मतलब है कि 10,000 तक ये जा रहा है, 10,000। इसके बाद में हमारे पास आना चाहिए 1000, इसके बाद में हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए सैकड़ा की, है ना, फिर हमारे पास दहाई की, फिर हमारे पास इकाई की। ठीक है, इस प्रकार की वैल्यूज होनी चाहिए हमारे पास। अब देखिए कि 90,000 का मतलब क्या है, 90,000 1 2 3 4 हो गया ना, 90,000 1 2 3 4 और 5, ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया 90,000 में, ये हो गए हमारे पास 90,000। इसके बाद में हजार के स्थान पे कुछ नहीं है हमारे पास, सीधा 99 आ रहा है। 99 कौन से स्थान पे है, वो है दहाई के लिए 99। इसका मतलब है कि इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 99, है ना, दहाई के रूप में। तो इसमें 99 प्लस कर सकते हो आप,
या इसको हम 90 और 9 के रूप में भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास दाई का स्थान बन गया, ये हमारे पास इकाई का स्थान बन गया। अब इन संख्याओं को हम जोड़ देंगे, इसके अलावा अन्य कोई संख्याएं हमारे पास है नहीं। 0 0 9 और ये हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका सही आंसर हो जाएगा। इस क्रम का भी आपको ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, 4 नंबर क्वेश्चन, और ये जो है वो एक प्राइम नंबर पे है ना, कि डॉट प्राइम नंबर कौन सा है, अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए इनमें से। इसके लिए हमें कुछ गुणों का ध्यान होना चाहिए, है ना। यानी कि कोई भी संख्या किसी भी संख्या से कब विभाजित होगी, जैसे कि हम 2 का विभाज्यता नियम भी पढ़ा था हमने, 3 का भी पढ़ा था, 4 का भी पढ़ा था, है ना। तो इसके लिए हम उसका प्रयोग करेंगे। अभाज्य संख्या नहीं है, ये चीज हमें बतानी है। इसका मतलब है कि ये जो सभी संख्याएं दे रखी है इनमें से बहुत सारी संख्याएं ऐसी है जो कि भाज्य है ना, अभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब है कि जो संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं हम किसको कहते हैं? सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन उठता है कि अभाज्य संख्याएं जिसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, कहते किसे हैं आखिर? यानी कि प्राइम नंबर जिसको हम कह सकते हैं वो कहते किसे हैं? तो इसके मन में हमारे पास जो सवाल उठा उसका हमें आंसर पता है। यानी कि ऐसी संख्याएं जो कि एक और स्वयं से, यानी कि एक वह स्वयं से ही विभाजित होती हो, है ना, स्वयं से ही विभाजित होती हो, ऐसी संख्याएं हमारे पास अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं हमारे पास? सबसे पहले बात करें अगर 19 की, तो 19 हमारे पास क्या है? 19 के अगर हम विभाजित करने की कोशिश करें तो ये केवल 1 से विभाजित होता है और केवल 19 से, क्योंकि आप देखिए विभाजिता के नियम से अगर हमारे पास अंत में 2 4 और 8, सबसे पहले अगर ये सम संख्या होती तो विभाजित होता, उसके बाद में हम जांच करते कि 4 से और 8 से विभाजित है कि नहीं। इसका मतलब है कि इनसे तो विभाजित बिल्कुल भी नहीं है, ना ही ये 10 से होगा। अगर हम इसके बाद में 3 की बात करें तो 3 से तभी संख्या विभाजित होती है जब उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। ठीक है, इसके अंकों का योग 10 हो चुका है, इसका मतलब ये विभाजित नहीं है। दूसरी चीज कि कौन कौन सी संख्याओं से वह संख्या विभाजित हो सकती है, इसको जांच के लिए हमें कोई भी संख्या का वर्ग है, जैसे कि 5 का वर्ग अगर करें हम तो वो हमारे पास 25 होता है। इसका मतलब है कि 5 तक विभाजित जो संख्याएं हमारे पास है, जैसे कि 1 2 3 4 और 5, है ना, वैसे 5 से नहीं होगी, केवल 4 से। इन संख्याओं से ये संख्या अगर विभाजित होती है तो ही ये विभाजित होगी, है ना, यानी कि भाज्य होगी। अब देखिए ये संख्या तो भाज्य अभाज्य संख्या हो गई, इसका मतलब है कि ये भाज्य ऑप्शन हमारे पास नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन हमारे पास है 23। 23 फिर से हमारे पास उसी प्रकार से किससे वर्ग से छोटा है? ये 5 के वर्ग से छोटा है। इसका मतलब है कि 4 तक विभाजित होता है क्या? तो देखिए इनके अंकों का योग 5 होता है, इसका मतलब है कि ये 3 से विभाजित नहीं है, और 2 और 4 से तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये सम संख्या नहीं है। इसका मतलब है कि जो 23 है हमारे पास 23 है वो केवल 1 और 23 से ही विभाजित है ना प्यारे विद्यार्थियों। इसका मतलब है कि ये भी ऑप्शन हमारे पास अभाज्य संख्या का हो गया। चलिए इससे अगले संख्या की जांच करते हैं। अब हमारे पास 2 संख्याएं बच चुकी है, उन संख्याओं की हमें जांच करनी है। तो देखिए एक हमारे पास है 29। 29 जो है वो 5 के स्क्वायर से अधिक है, और जो 29 की अगर बात करें तो ये किस स्क्वायर से कम है? वो है 6 के। इसका मतलब है कि ये तो या तो 1 से 2 से 3 से 4 से और 5 से, अगर इन संख्याओं से अगर विभाजित होती है तो इसका मतलब है कि ये एक भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं होगी। चलिए अगर हम 1 की बात करें तो ये होती है, इसका मतलब है कि 1 तो हमारे पास लेते थे, इसके अलावा अन्य कोई संख्या आनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, 2 नहीं हो सकती क्योंकि ये सम संख्या नहीं है, और 4 भी नहीं हो सकती क्योंकि ये सम संख्या नहीं है। 3 के लिए इन दोनों का योग करके देखें तो 11 हो गए, इनका भी योग करें तो 2 हो गए, यानी कि ये 3 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब जो 29 है वो भी विभाजित नहीं है, क्योंकि 5 के लिए हमारे पास विभाजिता नियम कहता है कि अंत में 0 या 5 होना चाहिए, जैसा कि हमारे पास नहीं है। अब अगली संख्या जो अंतिम संख्या बच गई है बिल्कुल अभाज्य संख्या नहीं होगी, इसका कारण भी जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए 33 जो संख्या है, 33 किसके वर्ग से छोटी है? हमारे पास ये 36 से है। इसका मतलब है कि यहाँ तक हम जांच कर सकते हैं कि 33 जो है अगर 1 से 2 से 3 से 4 से और 5 से, इन संख्याओं से अगर इनमें से एक को छोड़ के अन्य किसी संख्या से विभाजित होती है तो इसका मतलब है कि ये भाज्य संख्या है। चलिए 2 से नहीं हो सकती और 4 से नहीं हो सकती, इसका मतलब है कि ये या तो 3 से होगी या 5 से होगी। ठीक है,
अब दोनों का अंकों का योग कर लें, योग हो गया हमारे पास 6, 6 में 3 का भाग दें तो पूर्ण रूप से जाता है कितने पे, 2 पे। इसका मतलब है कि 3 में भाग जाएगा। अगर 33 से इसको भाग देते हैं 3 से तो ये 11 पे चला जाएगा, है ना। तो बिल्कुल ये जाता है, इसका मतलब है कि ये जो है वो एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या नहीं है, यानी कि प्राइम नंबर नहीं है ये। तो हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि चौथे का ऑप्शन नंबर 4। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी कहता है कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। और आप देख सकते हो इसमें 97 भी आ रहा है, 77 भी आ रहा है, ये 57 भी आ रहा है, 27 भी आ रहा है ना। तो ऐसी संख्याएं के बारे में अब हम ज्ञात करेंगे जो कि अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम सबसे पहले 27 की बात करें तो वही चीज कि 27 में हम दोनों अंकों का योग किया तो 9 हो गया, और 9 जो है वो 3 से विभाजित है। इसका मतलब है कि जो 27 है वो 1 और 27 से तो विभाजित है, इसके अलावा 3 से भी है और अन्य संख्याएं जैसे कि 9 से भी है ना। तो इसका मतलब है कि 27 जो है वो एक भाज्य संख्या है, यानी कि भाज्य संख्या आ गई। अभाज्य संख्या के लिए हमने कहा था कि वह संख्या 1 और स्वयं से के अलावा अन्य कोई संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए। तो 27 हमारी लिस्ट से हट गया क्योंकि ये एक भाज्य संख्या है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट संख्या देखेंगे क्योंकि 27 तो भाज्य संख्या हो गई। अब हम चलेंगे 57 की ओर, है ना। 57 दोनों अंकों का योग किया 12 हो गया, इन दोनों अंकों का योग किया 3 हो गया, यानी कि 3 को 3 से भाग देने पर होता है, मतलब 1 से होता है। इसका मतलब है कि यह संख्या 3 से विभाजित होगी। इसका एक बार जांच भी करके देख लेते हैं कि अगर हम इसको 3 से भाग दें तो सबसे पहले 1 पे गया, यहाँ पे 3, 2 शेषफल आ गया, फिर 7, फिर 9 पे गया, यानी कि 27। ठीक है, यानी कि पूरी तरीके से ये विभाजित हो रहा है। इसका मतलब है कि जो 57 है वो भी विभाजित है। इसके बाद में अगर हम स्वतंत्र की बात करें तो स्वतंत्र का योग होता है 14। ठीक है, और 14 किससे विभाजित होती है, वो होती है 7 से। और 7 का विभाजिता नियम ही यही कहता है कि अगर दोनों अंकों का योग अगर 7 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 7 से विभाजित होती है। इसका मतलब है कि हम स्वतंत्र को अगर भाग दें, किससे भाग दें, 7 से, तो ये 11 पे चला जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। अब अगर आगे और या वो करते हैं तो 5 होता है जो कि हमारे पास 7 से छोटा है। अब केवल हमारे पास संख्या की कौन सी बच गई है, 97। ठीक है, तो 2, 4 और 8 से बिल्कुल विभाजित नहीं हो सकती क्योंकि ये एक सम संख्या नहीं है। ठीक है, अंत में जो अंक है वो सम संख्या नहीं है। अब हम 7 और इनका योग करते हैं, इन दोनों का योग जो है हमारे पास कितना हो गया, 16, है ना। इन दोनों का योग हो गया 16। ये हमारे पास जो है वो 3 से विभाजित नहीं है और ना ही हमारे पास 7 से विभाजित होती है। इससे ज़्यादा हम इससे वो नहीं करके देखेंगे, वैसे 7 होता है, लेकिन इसमें 2 अंकों में जैसे योग किया हमने जो है वो 7 से विभाजित नहीं होती, 7 से विभाजित नहीं होती है। इसका अर्थ है कि ये जो है वो 7 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि दोनों अंकों का जो योग है, अंकों का योग भी 7 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये संख्या जो है वो 7 से विभाजित नहीं हो। ठीक है, बिल्कुल हम देख सकते हैं 97 अगर हम करके देखें 7 से विभाजित तो 1 7 हो गया, 2 शेषफल 27 रह गया, और 7 चौक 28 होता है और 7 ये 21 होता है। इस करेंगे 6 शेषफल भी रह रहा है। इसका मतलब है कि ये जो संख्या है वो जो है वो एक अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि 97 जो है वो एक अभाज्य संख्याएं हैं जिसका 1 और 97 के अलावा अन्य कोई गुणनखंड नहीं है, है ना। यानी कि छोटी छोटी संख्या से विभाजित नहीं हो सकती है, अन्य भी आप जांच करके देख सकते हो, यानी कि ये जो संख्या है वो अभाज्य संख्या ही होगी। चलिए छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, 7,502 को संख्या रूप में हम लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 7 लाख को, ठीक है, यानी कि इकाई हो गया, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना। 7 लाख हो गया ना, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हो गया ना 7 लाख। इसके बाद में है 500, सीधा ही 500 है तो 500 को भी हम प्लस कर देते हैं 500। ठीक है, इसी प्रकार लिखेंगे 500। अगर अन्य संख्या भी होती जैसे कि 1,500 या 10,500 तो उनको हम जोड़ते हैं, लेकिन हमारे पास नहीं है। इसके अलावा अन्य संख्या है 2 और इन सभी का हम जोड़ देंगे। जैसे 2 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 2 0,
फिर 7 और ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी के साथ इसका योग कर सकते हैं। जैसे 700 700 502, यहाँ पे आप देखोगे 1 जीरो आ रहा है, यहाँ पे कोई भी जीरो बीच में नहीं आ रहा है, यहाँ पे 3 जीरो आ रही है। इस प्रकार की गलती का आपको ध्यान में रखना है। और छठे का हमारे पास ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, है ना। ये थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको हमने आसानी से कर लिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कि हमारे पास कुल 5 अंकों की संख्याएं दे रखी है और हमें छोटी संख्या बनानी है, ठीक है। तो अगर हम इनको घटते हुए क्रम में लिखें, तो घटते हुए क्रम का कहने का मतलब है कि या तो बढ़ते हुए क्रम में लिखें। सबसे पहले आएगा 0 जो कि सबसे छोटी संख्या है। इससे बड़ी संख्या हमारे पास 1 है। इससे बड़ी संख्या हमारे पास कौन सी है? इससे बड़ी संख्या हमारे पास 3 है। इससे बड़ी संख्या हमारे पास 5 है। इससे बड़ी हमारे पास संख्या कितनी है? 7 है ना। इतनी बड़ी बड़ी हमारे पास संख्याएं हैं। अगर इन संख्याओं से अगर हम निर्माण करें तो हमारे पास बनती है ये संख्या, जो कि केवल हमारे पास है 4 अंकों की, क्योंकि हमने शून्य को शुरुआत में नहीं ले लिया है। यानी कि अगर शून्य, अगर हम एक अंक तो ये बना लिया और एक अंक ये बना लिया, तो ये जो संख्या है वो 2 अंकों की गिनी जाएगी और ये जो संख्या है वो केवल 1 अंक की गिनी जाएगी। तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि 0 सबसे छोटी संख्या होने के बावजूद उससे पहले एक बड़ी संख्या लगेगी और फिर बनेगी। यानी कि 1 आएगा सबसे पहले, फिर 0, फिर 3, फिर 5 और 7। ये हो गई हमारे पास 5 अंक की संख्या, है ना। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अगर हमें बड़ी संख्या बनानी होती तो स्पष्ट रूप से हम कह देते हैं कि 7 5 3 1 0, ये हमारे पास वो आंसर हो जाता है। लेकिन हमें छोटी संख्या बनानी है तो इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जैसे कि आप देख सकते हो पहले ही ऑप्शन में आपको इस प्रकार से संख्या बनाई गई मिलेगी। लेकिन तो 0 अगर किसी संख्या से पहले लगता है, बाद में लगता है, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू है। अगर पहले रख रहा है तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं 0 0 0 0 1 रखता हूँ तो भी इसका मान 1 ही रहेगा, है ना। कोई भी मान चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे इस 0 को लेके आता हूँ कि 0 0 0 1 0 लगाता हूँ, तो इसका मतलब ये 10 है, यानी कि 2 अंकों की संख्या है ना। तो इसी का चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। इसका सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, है ना। यानी कि 7वें का ऑप्शन नंबर 2। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, या कह सकते हैं बी, जो भी आप कहना चाहो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए कुछ अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। जैसे कि यहाँ पे जो L है उसका मान होता है हमारे पास 50, है ना। इसके बाद में जो X है इसका मान हमारे पास होता है 10। इसके बाद में जो V है हमारे पास, इसका मान होता है 5। और इसके बाद में I है तो इसका मान हमारे पास होता है 1। ठीक है, अब आप समझने का प्रयास कीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन का निर्माण आप तभी कर पाओगे जब आप पिछली कुछ संख्याओं का निर्माण अगर सीख लेते हो। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें V के लिए, ठीक है, V का मान हमें पता है कि ये 5 होता है और I का मान हमें पता है कि 1 होता है ना। आपने काफी बार देखा होगा कि इस प्रकार की संख्याएं बनती है। एक तो ये संख्या है, एक ये संख्या है और एक ये संख्या है। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है। V का हमें पता है कि इसका मान होता है 5, 5 हो गया। और यहाँ पे जब ये I V से पहले लगा, यानी कि बड़ी संख्या से पहले लगा, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, 5 - 1 हुआ है। अगर ये बाद में लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि 5 + 1 हुआ है। इसका मतलब हो गया हमारे पास 6 और इसका मतलब हो गया 4, है ना। आप भली बातें जानते हैं कि इस प्रकार के हमारे पास सिंबल्स लगे होते हैं। यानी कि अगर बड़ी संख्या के बाद में काफी सारी संख्याएं आ रही है तो इसका मतलब है कि उन संख्याओं का योग होता है। ठीक है, यानी कि ये इस प्रकार से है। इसको हम भी थोड़ा उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, जहाँ पे हम इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो L का मतलब हमें 50 है, X का मतलब 10 है, V का मतलब 5 है और I का मतलब 2 है। तो आप देखिए इस सिंबल के अनुसार क्या करना चाहता है, L X X V I I। ठीक है, अब ये जो संख्याएं हैं वो L जो कि सबसे बड़ी संख्या है उसके बाद में है। तो इसका मतलब देखिए कि L का मतलब 50 है, X का मतलब हमारे पास 10 है, अगले X का मतलब भी 10 है, V का मतलब 5 है
आई का मतलब एक है और एक और आई है जिसका मतलब एक है, ठीक है। इसी प्रकार लिखते हैं ना कि हम वी आई आई इसको हम लिखते हैं क्या 7। अगर हमारे पास x1 हो xi हो इसको हम 11 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि x का मतलब है 10 और i का मतलब है 1, है ना, तो ये 11 हो गया। इसी प्रकार अगर x इस तरफ हो तो हम क्या लिखते हैं 10 - 1 यानी 9, है ना। 8 के रूप में भी हम v 3 बार लगा के लिखते हैं, यानी कि v का मतलब हो गया 5 + 1 + 1 + 1 इसका मतलब 8 हो गया, है ना। तो इस प्रकार से हम इस संख्या का निर्माण कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ से किस प्रकार का हो गया 50 60 70 70 तो ये हो गए, प्लस में 8 और हो गए, यानी कि 78 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे पास है ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर किस किस का सही हुआ और किस किस को ये क्वेश्चन जो है वो पहले नहीं आता था और अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से आता है ना प्यारे विद्यार्थियों। हो सकता है कि आपको इस प्रकार का क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको संख्या का निर्माण करना है और इससे आप आसानी से इसका निर्माण कर सकते हो। और एक चीज़ और, अगर हमारे पास यहाँ पे सी भी आता तो सी का अर्थ हमारे पास होता है 100 से, ठीक है। इस चीज़ का भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार के हम काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे तब इसकी चर्चा करेंगे। अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान से करना है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या 50 है, उसके बाद में अगर वैल्यूज लिखी हुई है इसका मतलब प्लस है। अगर जो संख्याएं हैं इस प्रकार से नहीं है, छोटी वैल्यू पहले है बड़ी वैल्यूज बाद में है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसका जो है वो घटाना है बड़ी वैल्यू से छोटी छोटी वैल्यूज को, है ना। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ। चलिए बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। और 9वां क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। काफ़ी सारे बच्चे इसको स्किप भी कर देते हैं क्योंकि जो उलझन जो है वो हमारे पास पूर्वावर्ती और उत्तरावर्ती में होती है ना। मैं सही बात कर रहा हूँ ना। तो ए तो हमारे पास है पूर्ववर्ती और दूसरी हमारे पास है उत्तरवर्ती, ठीक है। पूर्ववर्ती तो हमने लिख रखी है प्रेफिक्स और उसको हम कहते हैं सुफिक्स, है ना। इस प्रकार से हम कहते हैं उत्तरवर्ती को। तो अब सबसे बड़ी कन्फ्यूजन बच्चों को इसी किस्म में होती है कि उत्तरवर्ती होती क्या है आखिर और पूर्ववर्ती होती क्या है आखिर। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले देखिए कि उत्तरवर्ती के बारे में बात करें तो ये देखिए उत्तर उत्तर से स्पष्ट है कि क्वेश्चन को करने के बाद ही हमें क्वेश्चन के बाद में उत्तर मिलता है। क्वेश्चन किया है हमने और उसका उत्तर मिला है, यानी कि उसमें एक जोड़ना है। पुरावर्ती में हमें मान लीजिए क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन हमारे पास है और उसमें से हमें एक घटाना है। उत्तर हमें बाद में मिलता है, क्वेश्चन के बाद में मिलता है, इसका मतलब है एक, और प्रश्न हमें पहले मिलता है, इसका मतलब है कि एक कम करना है। तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि इस संख्या में से अगर हम एक कम 8 8 8 8 और 8, अगर इसमें से एक कम करें तो संख्या कितनी बच गई हमारे पास 4 8 है और फिर एक 7 है, यानी कि 4 8 है, इसको काट लीजिए, इस क्वेश्चन को हम 8 कर देंगे, है ना। इस क्वेश्चन को 8 कर देंगे तो 4 8 है और एक 7 है हमारे पास। इस ऑप्शन को आप कर लीजिए। चौथा जो ऑप्शन है हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पूर्वावर्ती का अर्थ है कि उस संख्या में से हम एक कम कर दें। कन्फ्यूजन क्यों कर रहा था क्वेश्चन, क्योंकि आप देखोगे इसमें जो है हमारे पास एक संख्या तो ये थी जिसमें हमें 9 प्राप्त हो रहा था और एक संख्या ये थी जिसमें हमें 7 प्राप्त हो रहा था, है ना। क्योंकि एक में कम प्राप्त हो रही है, एक में ज़्यादा प्राप्त हो रही है, काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन में आ जाता है। चलिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है हमारे पास पूर्व उत्तरावर्ती पे, जो कि आप अब आसानी से बता सकते हो, है ना। यानी कि जो संख्या हमारे पास है क्वेश्चन में, ये हमारे पास क्वेश्चन था, उसमें हमने एक को जोड़ दिया तो हमारे पास संख्या क्या सी बन गई, एक नई संख्या बन गई जो कि कुछ इस प्रकार की है और ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो आज की वीडियो के अंदर हमने काफ़ी सारे 10 क्वेश्चनों को देखा है, बड़ी बारीकी से देखा है, उनसे काफ़ी सारे नए नए क्वेश्चन भी बने हैं। वैसे तो ये 10 क्वेश्चन थे भी, इनसे भी हमें अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिला। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है उत्तरावर्ती और पूर्वावर्ती में जो होगा, हो सकता है कि काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन हो, वो थोड़ा दूर हुआ होगा, है ना। तो विभाज्यता के नियम आप अच्छे से याद रखिएगा जिससे हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं।
तो इसी प्रकार की एक और नई वीडियो के अंदर मिलते हैं, जिसमें हम कुछ और नए क्वेश्चनों की बात करेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जिसमें हम और ढेर सारे क्वेश्चनों की बात करेंगे।